slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नीट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक जो कि है किंगडम प्रोटेस्टा। सो ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। सो जैसा कि हमने देखा था कि मोनेरा में जितने भी होते हैं वो सब सिंगल सेल होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सब, बट यहाँ पे ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं। ये हमें एक एवोल्यूशन भी बताता है कि जैसे मोनेरा में सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स थे, वही प्रोकैरियोट इवॉल्व होकर अब यूकैरियोट हो गए, बट ये सिंगल सेल है। आगे हम फर्दर जाएंगे तो फंजाई, प्लांट और एनिमलिया में मल्टी सेलुलर आ जाएंगे और यूकैरियोट ही रहेंगे, बिकॉज प्रोकैरियोट का मॉडिफिकेशन हुआ तो यूकैरियोट बना। सो ये है ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो सभी किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि इस किंगडम के अंडर जितने भी आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रोटिस्टा और प्लांट किंगडम के बीच में एक कॉन्ट्रेरा रहा है, क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स प्लांट किंगडम के कुछ मेंबर प्रोटिस्टा के मेंबर माने जाते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर प्लांट किंगडम के मेंबर माने जाते हैं। ये साइंटिस्ट के बीच में कंफ्यूजन है कि कौन सा किंगडम प्रोटिस्टा का है और कौन सा प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिज्म है। सो जैसा कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, तो है कि वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इसके हिसाब से ये लिखा हुआ है कि जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है एक बायोलॉजिस्ट के लिए, वही बायोलॉजिस्ट दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्लांट है। सो इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, और हमें इस किंगडम का लिमिटेशन अभी नहीं पता चल पाया है कि कौन सा इसके अंडर अभी है कि नहीं है, पर हमने इसमें कुछ कैरेक्टराइजेशन कर लिए हैं जो कि मोस्टली साइंटिस्ट के हिसाब से था, और उसी के अंडर हम देखते हैं कि ये अंडर प्रोटिस्टा आते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस। ये सब आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं ना वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब यूजुअली जो होता है ना ये एक्वेटिक वाटर में ही पाए जाते हैं। और इस किंगडम के लिंक अदर किंगडम से भी हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम से क्या है। तो प्लांट किंगडम से अगर हम देखेंगे ना तो यूग्लिनॉइड का बहुत ही कोरिलेशन है प्लांट किंगडम के साथ, क्योंकि यूग्लिनॉइड में ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट किंगडम में भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। बहुत से ऐसे प्लांट्स के केमिकल यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। और स्लाइम मोल्ड रिप्रेजेंट करता है एक तरह से हमारा फंगाई को, क्योंकि ये उसी बेसिस पे रहता है। स्लाइम मोल्ड का भी वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो कि सेम फंगाई की तरह होता है, सिमिलर। और प्रोटोजोआ समहाउ रिसेंबल करता है टू एनिमल्स, क्योंकि प्रोटोजोआ में ही मतलब प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है। एक तो ये फीचर हो गया जो कि एनिमल को रिसेम्बलेंस कर रहा है, और दूसरा फीचर ये हो गया कि प्रोटोजोआ का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो भी ऐसे ही होता है, मतलब एक होलोजोइक टाइप का, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं एक अमीबा आ गया, और उसके बाद फिर आ जाता है एक वही अमीबा और एंट अमीबा होगा, ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। सो ये सब हो गए प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि ये यूकैरियोट्स हैं प्रोटिस्टा। सो यूकैरियोट्स का फीचर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास होता है। एनवेलप सेल यूकैरियोट्स का ये फीचर होता है कि इनके पास मेम्ब्रेन होती है सभी सेल के पास, और ये भी लिखा हुआ है अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो वही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होता है।
उसके बाद सम है फ्लैजिला और सीलिया, कुछ में फ्लैजिला और सीलिया भी होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे किसमें क्या है, फ्लैजिला होता है किसमें सीलिया होता है। और प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सो प्रोटिस्टा में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। लेकिन मोनेरा में कैसा होता था, उसमें केवल एसेक्सुअली होता था और अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, जो कि टोटली सेक्सुअल नहीं था, अ सॉर्ट ऑफ सा मतलब कि उसको समहाउ थोड़ा सा रिसेम्बलेंस देता है बस, ये है। तो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन हो गया, ठीक है। सेल फ्यूजन क्या है, एसेक्सुअली, और जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअली। सो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम क्राइसोफाइट्स में। सो क्राइसोफाइट्स में क्या होता है ना कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम, इसमें डाइएटम रहते हैं और गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स रहते हैं, ठीक है। गोल्डन एल्गी का ही दूसरा नाम है डेस्मिट्स, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिट्स भी कहते हैं। उसके बाद दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और ये मरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में भी पाए जाते हैं और मरीन मतलब समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। और दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट जो होता है, तो ये क्या होते हैं ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वेरी माइन्यूट माइन्यूट से होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से। और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट मतलब कि एक्टिवली इनके पास कुछ नहीं होता है मूव करने के लिए, ठीक है। ये वाटर करंट के साथ ही उसमें मूव कर जाते हैं, इनके पास ना सीलिया होता है ना ऐसा कुछ फ्लैजिला टाइप का होता है जिससे ये मूव कर पाए, ऐसा नहीं होता है। अब मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, हाँ क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका मतलब ये अपना खाना स्वयं ही बना सकते हैं। और क्राइसोफाइट्स का फिर ये जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था डाइएटम्स, तो अब हम डाइएटम्स को देखते हैं। सो ये है हमारा डाइएटम्स, हमने लिख दिया। अब इसमें है कि इन डाइएटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। इसमें जो सेल वॉल होती है ना वो दो शेल की तरह बनाती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं जैसे सोप बॉक्स। जैसे कि हमने वो देखा होगा सीप का कीड़ा जिससे मोती निकलता है, तो वो भी सेम ऐसा ही रहता है। ये एक सेल वॉल हो गई, ये दूसरी सेल वॉल हो गई, ये तो ये हमें एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ये दो सेल वॉल्स हैं उसकी, ठीक है। और वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, वॉल्स में सिलिका की कोटिंग होती है। जो वॉल्स होती है ना इनके पास ये हल्का सा ऊपर ऊपर इनके सिलिका का कोट होता है। और सिलिका एक ऐसा मटेरियल होता है जो हाईली रेजिस्टेंस झेल सकता है, हाईली प्रेशर पे कुछ भी होता है वो कभी नहीं टूटता, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। और फिर डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। सो जब इनकी डेथ होती है तो अंदर का ऑर्गेनिक मैटर तो चला गया, बट ये सिलिका और बाहर का जो सेल वॉल है ये सब इनऑर्गेनिक टाइप मैटर है, तो ये यूजुअली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए डाइएटम्स की जब डेथ होती है ना तो ये लेफ्ट बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ जाते हैं हैबिटेट्स में। और बहुत से बिलियन ऑफ ईयर के एक्यूमुलेशन के बाद इसे हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। जो मटेरियल बचता है बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो बन जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बीइंग ग्रिटी, जो ये मटेरियल बनता है ना ये खुरदुरा टाइप रहता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि सेल वॉल जो होती है ना ये जो सिलिका मटेरियल होता है ये बहुत ही ऐसे खुरदुरा टाइप का रहता है, जैसे वो रेतमार पेपर टाइप का नहीं रहता वैसा रहता है, इसलिए होता है इसमें। और सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट यही है, और उसको जो मटेरियल रहता है उसको डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स। सो जैसा कि ये ग्रिटी नेचर का होता है ना, तो जो ये सॉइल होती है ये यूज़ होती है फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के काम में आती है। जैसे कि हमने बताया रेतमार जो होता है वो पॉलिशिंग का ही काम के लिए यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल और फिल्ट्रेशन के सिरप में भी यूज़ होता है। और डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डाइएटम चीफ प्रोड्यूसर होते हैं बिकॉज इनकी वाटर में बहुत ही ज़्यादा नंबर पी वाटर में होते हैं, इसीलिए ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। इनके द्वारा बनाया गया बहुत सारा क्लोरोफिल से जो खाना होता है ना जब, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं। और जो ये प्रोड्यूसर होते हैं चीफ प्रोड्यूसर, उसका मतलब ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड में आते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो मतलब तो एक तरह से हमें पता चल रहा है कि डाइनो हमें एक तरह से
टू के बारे में बता रहा है, तो इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। सो दीस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन, ये मोस्टली मरीन मतलब ज़्यादातर ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक। और इनका कलर जो है तो वो हो सकता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड, इनका कोई भी कलर हो सकता है, बहुत सारे कलर में होते हैं। ये कलर डिपेंड करता है मेन पिगमेंट में इन देयर सेल, जैसे कि हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का अलग होता है, क्रोमोप्लास्ट का अलग कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट का अलग कलर होता है, तो ये सब उनके पिगमेंट्स के कारण होता है। सो पिगमेंट्स हैव अ वेरी ग्रेट रोल इन बोथ गिविंग द न्यूट्रिशन और सही वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करना, और दूसरी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लांट को कलर देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद है सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर साइड। सेल वॉल के पास एक बहुत ही स्टिफ मतलब कि मोटी सी और अच्छी खासी, मतलब लोड बहुत ही ले सकती है। सो सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, बहुत ही मोटी सी सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटर सरफेस में। और मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ज़्यादातर में 2 फ्लैजिला होता है। सो वन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द प्लेट्स। सो जो 2 फ्लैजिला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक दोनों फरो के बीच में होता है। सो एक ये गया हमारा, एक ये हो गया जो ये लॉन्गिट्यूडनली गया है, ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडनली हो गया। और अदर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऐसे जाता है, ऐसे, ये 2 फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इसका नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है। सो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और अदर एक ट्रांसवर्स होता है, अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। और वेरी ऑफ्टन क्या होता है ना कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनका मल्टीप्लिकेशन रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है ताकि उनकी स्पीशी की जो लाइफ है ना वो अर्थ पे सस्टेन हो पाए, इसीलिए। सो यही है कि अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो यूजुअली उनके मल्टीप्लिकेशन से सी का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, जैसे ऐसे ये बहुत ज़्यादा मोटी वो रिप्रोडक्शन इनका हुआ और ये बहुत सारे नंबर्स में बन गए, तो धीरे धीरे ये सी का कलर चेंज कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होते होते ये सी का कलर चेंज कर देंगे, ये। सो सी का कलर ये ऐसा मल्टीप्लाई होता है कि सी का कलर रेड कर देंगे। उसके बाद और इसी रेड को रेड टाइड भी कहते हैं। और इनके द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, जैसे कि फिशेस हो गई। तो ये है। उसके बाद यूग्लिनॉइड्स के बारे में जानते हैं। सो यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं ना यूग्लिनॉइड्स, ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में। और सेल वॉल के इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है। ये एक प्रोटीनेशियस लेयर इनके पास होती है। इस लेयर को हम कहते हैं पेलिकल, जो कि इस पेलिकल के कारण ही इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, जैसा कि हम इसमें देख ही पा रहे हैं। एक होता है लॉन्ग फ्लैजिला, ये हो गया, और एक होता है शॉर्ट, जो कि एक ये छोटा वाला हो गया। उसके बाद दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनका जैसे अभी तक जितना भी ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ा, उनके पास क्या है ना, या तो हेट्रोट्रॉफिक होता था, मतलब फोटोसिंथेटिक होता था ऑटोट्रॉफिक, या तो हेटरोट्रॉफिक होता था। बट ये हैं, तो ये हैं, इनको न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं मिक्सोट्रॉफिक। इनके न्यूट्रिशन को नाम देते हैं मिक्सोट्रॉफिक।
इनका मिक्स न्यूट्रिशन रहता है, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है ना, दो फ्लैजेला, ये वाली बात तो हो गई। और इनका न्यूट्रिशन जो होता है मिक्सोट्रॉफिक होता है। सो ये है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। बट व्हेन डिप्राइव ऑफ लाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स, जब लाइट नहीं रहती है तो फिर ये ऑटोट्रॉफ की जगह छोड़ के हेटेरोट्रॉफ कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ भी कैसे करते हैं, प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के अपने माउथ के थ्रू खा के इधर ये अंदर ऐसे पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया। और ये इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इसी बात को याद रखते हुए हमने पहले भी कहा था कि प्रोटिस्टा के सभी किंगडम से रिलेशन है, फंगाई हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल। तो ये हो गया, ये प्लांट से इनका रिलेशन बताता है, क्योंकि पिगमेंट जो होते हैं ना यूग्लिनॉइड में वो बहुत ही आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स से। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स पे आते हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं सेप्रोफाइट, वही जो कि डेड और डिगेइंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। तो एक ये फीचर हो गया जो कि इनका मैच खाता है सेम टू फंगाई, ठीक। और बॉडी मूव्स अराउंड डिकेइंग ट्विग्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी बॉडी क्या होती है ना, जैसे यहाँ पे अगर छोटी सी पत्ती पड़ी है या फिर यहाँ से ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनकी बॉडी मूव कैसे करती है ना कि यहाँ ऐसे धीरे धीरे बॉडी ऐसे जाएगी और ये मटेरियल अपने अंदर लेके इसको डाइजेस्ट कर लेगी और फिर इनकी बॉडी ये हो जाएगी बड़ी, ठीक है ना। वही है इनका, यही है कि डिकेड ट्विग खाते हैं और लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल उसको लीव करते जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट। सुटेबल कंडीशन में क्या होता है ना, ये एक एग्रीगेट बनाते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा स्लाइम मोल्ड हो गया। सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेट बनाते हैं जो कि प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, जो कि ग्रो होता है सेवरल फीट तक। बट अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या करता है ना, प्लाज्मोडियम बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि कुछ फीट तक ग्रो करता है। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके ऐसी छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडी बियर करता है, ये फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, या ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिनके टिप्स पे स्पोर रहता है। तो इधर फ्रूटिंग बॉडी है, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे ऐसे स्पोर आ जाते हैं छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से, ये स्पोर। ये अब स्पोर्स में क्या होता है ना कि ट्रू वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल होती है और रेजिस्टेंस होते हैं एक्सट्रीमली और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अब ये स्पोर्स में क्या होता है ना कि स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल बहुत ही फेवरेबल रहती है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, इसीलिए अगर कहीं गिरता है तो उस एरिया पे भले ही कोई फेवरेबल कंडीशन ना हो बट ये सेल वॉल रह सकती है वहाँ पे और सर्वाइव कर सकती है बहुत सारे ईयर्स तक इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ही बुरे हालातों में भी। और ये स्पोर्स यूजली डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से, जैसे एयर करंट आया ये यहाँ पे आ गया। अब अगर कंडीशन यहाँ फेवरेबल नहीं है, जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी ये यहाँ से कुछ भी एनगल्फिंग मटेरियल लेगा, उसको एनगल्फ करेगा और फिर से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन का जब समय आएगा तो ये फिर से प्लाज्मोडियम जनरेट करेगा, फिर से प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडीज आएंगी बगल बगल, फिर फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर आएगा, फिर स्पोर फिर से कहीं गिरेगा, फिर वो गिरा हुआ स्पोर फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सो ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। और द स्पोर प्रोसेस टू वॉल्स दैट आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रू वॉल होता है, वही है, ये बात हो गई है। अब आते हैं प्रोटोजोआ में। तो सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वही है, ये इसका जो न्यूट्रिशन है ना, ये स्लाइम मोल्ड्स का, ये हमें फंगाई की तरह रिसेम्बलेंस देता है और प्रोटोजोआ का जो होता है ना हमें एनिमल की तरह रिसेम्बलेंस देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स,
ये बिलीव किया जाता है कि ये एनिमल्स के ही कुछ प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, मतलब एक समय रहा होगा जब एनिमल और ये को रिलेट रहते होंगे। ये है। और ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं और ये लिव करते हैं एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। प्रेडेटर मतलब किसी जानवर को मार के खा लेते हैं, या फिर पैरासाइट या तो किसी जानवर के ऊपर बॉडी पे उसके रह के उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एनिमल्स में भी ऐसा होता है, जैसे मॉस्किटो है तो पैरासाइट है और टाइगर है तो प्रेडेटर है। ये हो गया। अब इसके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोआ के। सो 4 मेजर ग्रुप्स में क्या है, पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ से हमें सीधा पता चलता है कि इसके अंदर अमीबा तो होगा ही। सो इसमें क्या होता है ना, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं फ्रेश वाटर में भी, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। साफ पानी में भी रहते हैं, समुद्र के पानी में भी रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल मतलब कि नमी वाली मिट्टी में भी रहते हैं, क्योंकि इनको मोस्टली वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना रहता है जो कि वहाँ से हो जाता है। और दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सो अब हम दिखाते हैं कि ये कैप्चर कैसे करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होता है, मान लेते हैं हम ये अमीबा है, ये है हमारा फूड मटेरियल। सो अमीबा क्या करता है ना, इस फूड मटेरियल के अराउंड अपना सूडोपोडिया फैला लेता है। सो ये रहा ऑर्गेनिक मटेरियल और ये अमीबा का सूडोपोडिया हो गया। अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदल सकता है। सो ये हो गया सूडोपोडिया और ये फूड हो गया। ये और इसने फिर इसका पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल फिर यहाँ पे सूडोपोडिया यहाँ पे दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और ये मटेरियल अंदर पूरा डाइजेस्ट कर लेगा अपने थ्रू, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। उसके बाद मरीन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो मरीन होते हैं ना, मरीन कौन सा होता है, एंटामीबा बस होता है, ये एंटामीबा। उनके पास सिलिका सेल्स होते हैं, वही सिलिका हाईली इंडेस्ट्रक्टिबल सेल जो हमने ऊपर पढ़ा वही सेल होती है। और एंटामीबा जो होता है वो पैरासाइट होता है, मतलब ये बॉडी पे रहता है और बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। सो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में क्या होता है ना कि इसके मेंबर या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। और जैसा कि नाम है फ्लैजिलेटेड तो पता है फ्लैजिला तो होगा ही। पैरासिटिक फॉर्म जो होता है ना वो डिजीज कॉज करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ये ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, वही है। फ्लैजिलेटेड है, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासिटिक, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोआ की जब बात आती है तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग होते हैं। अब एक्टिवली मूविंग क्या होते हैं, क्योंकि सीलिया का काम ही होता है मूव करने का, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, बहुत सारे सीलिया हैं तो एक्टिवली मूव कर सकते हैं ये अपने बल पे। और दे हैव अ कैविटी दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। कैविटी का नाम है गलेट। इनकी एक कैविटी होती है गलेट जो कि मूव कर ओपन होती है सेल के बाहर। सो यहाँ पे हम पैरामीशियम का ही एग्जांपल लेते हैं। सो ये है हमारा पैरामीशियम और पैरामीशियम का यहाँ पे होता है माउथ, ये इसी को कहते हैं गलेट, ठीक है ना, यही कैविटी होती है गलेट। बाहर से खाना इस गलेट पे अंदर जाता है और फिर यही करता है, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू इसी अपने खाने को अपने पूरे बॉडी की सरफेस पे घुमा के डाइजेस्ट कर लेता है। ये हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज एंड सिलिया कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। एक्वेटिक में क्या होता है ना, जैसे ये पानी है तो इसके पास हजारों सीलिया रहते हैं, तो ये अपने सीलिया को मूव करके दूर पे रखा हुआ जो फूड पार्टिकल रहता है ना अपने गलेट के पास बुला लेता है सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से, ठीक है। यही है ना, कॉज वाटर लेडन विद फूड, वाटर जो कि जिसमें फूड प्रेजेंट है, जैसे जो फूड है ये वाटर में प्रेजेंट है, इसी को लाके अपने गलेट में डाल सकता है अपने सीलिया की हेल्प से। सो ये है एग्जांपल पैरामीशियम का। अब स्पोरोजोआ जो होते हैं, सो इसमें बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है अपनी लाइफ साइकिल में। एक तो हमें पता है मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, यह हो गया। और अ डिजीज दैट हैव अ स्कैटर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये वही डिजीज है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन में। एक समय था जब ये बहुत ही घातक होता था और इसने बहुत ही लोगों की जान ले ली थी, इसलिए ये
स्टेगर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन इसमें लिखा हुआ है। और स्पोरोजोआ में यही होता है कि इन्फेक्शियस एक स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। प्लाज्मोडियम में होता है ना, जब ह्यूमन के अंदर आता है उसके बाद फिर ह्यूमन के अंदर ही लिवर में अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद मॉस्किटो के अंदर जाता है, मॉस्किटो के अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो वो स्पोर लाइक स्टेज ही होती है जिसका मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो ह्यूमन में इंजेक्ट होता है और मल्टीप्लाई होकर फिर से मॉस्किटो में जाता है, अलग अलग जेंडर, और फिर वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। सो वही प्रोसेस चलती है। सो अभी तक के लिए इतना ही, उसके बाद हम फंगाई का पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। सो थैंक यू।